मैं झोंपड़ी से निकला, बांस के दरवाजे को बंद किया और बड़े आराम से क्वार्टर की तरफ चलने लगा। मैं धोती के पल्लू से चेहरे का पसीना भी पोंछता जा रहा था कि अगर इत्तेफाक से कोई आ गया तो उसे ये कह सकूं कि झोंपड़ी में गर्मी थी, इसलिए क्वार्टर की तरफ जा रहा हूं, वहां आराम कर सकूं। लेकिन मुझे रास्ते में कोई न मिला। क्वार्टर का दरवाजा हमेशा खुला रखा जाता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कमरे में अंधेरा था। मैं दूसरे कमरे में आ गया जहां मुसहरी थी। छत का पंखा जलाया तो ठंडी हवा ने मेरे गर्म आसाब को बड़ा सुकून दिया। मैं मुसहरी में घुसकर आरामदह बिस्तर पर लेटा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे आग बरसाते रेगिस्तान से निकलकर किसी ठंडी छांव वाले नखलिस्तान में आ गया हूँ। दोनों दरवाजों की कुंडियां मैंने चढ़ा दी थी। अब सिवाय सुकून की नींद लेने के मुझे और कोई काम नहीं था। मैंने अपने दिमाग से तमाम वसवसों और ख्यालात को झटक दिया और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में खो चुका था। मेरी आंख खुली तो कमरे के एक लौते रोशनदान में से दिन की सफेद रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। बाहर से दरख्तों पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। खाड़ी की तरफ से किसी स्टीमर के विसल की आवाज बार बार बुलंद हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर वाले कमरे में आया और वक्त देखा। दिन के 10 बज रहे थे। वहां मुझे खाड़ी में लंदरअंदाज आबदोज नजर नहीं आई थी। मैं सोचने लगा हो सकता है कि आबदोज खाड़ी से निकल गई हो। गोदाम की जानिब से मुझे कुछ आदमियों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आईं। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद एक जीप की आवाज आई। ये आवाज भी दूर जाकर गायब हो गई। यकीनन गोदाम में चोरी का पता चल चुका था। मैं यही तासुर देना चाहता था कि रात को एक चोर आया जिसने पहरेदार को बेहोश किया, गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर से कुछ खाने पीने की चीजें चुरा कर भाग गया। इस किस्म की चोरियां इस इलाके में अक्सर होती रहती हैं। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, थोड़ी सी चाय बनाई, कल की डबल रोटी सेक कर खाई और दूसरे कपड़े यानी खद्दर का कुर्ता और धोती बदल ली। ये कपड़े मुझे इंस्पेक्टर नाथन दे गया था क्योंकि अब मुझे मजदूर के हुलिये में खाड़ी के मजदूरों में जाकर काम करने से उसने मना कर दिया था। मैं बरामदे में आकर टूटे हुए स्टूल पर बैठने लगा तो ख्याल आया कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। फौरन वापस कमरे में चला गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खाड़ी की एक जानिब होकर बोसीदा कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें बाहर दरख्तों में से क्वार्टर की तरफ आते जाते रास्ते पर लगी हुई थी। इंस्पेक्टर नाथन गोदाम में चोरी हो जाने की खबर लेकर किसी भी वक्त आ सकता था। फिर ख्याल आया कि उसने जब यूरेनियम बॉक्स को महफूज पाया होगा तो इस मामूली चोरी को कोई अहमियत नहीं दी होगी। मुमकिन है उस वक्त वो उस तैयारे की आखिरी चेकिंग कर रहा हो जिसमें यूरेनियम छुपा कर अहमदाबाद ले जाना था। मैं आबदोस की रवानगी के बारे में फिक्रमंद था। आबदोस को उस वक्त तक वहां से निकल जाना चाहिए था ताकि 48 घंटों के बाद जब वो कयामत खेज धमाके से फटे तो पौंडीचेरी की बंदरगाह पर हो और तबाही का इल्जाम पौंडीचेरी की सिक्योरिटी के सर पर आए। दिन के 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। मैं किचन में खड़ा फ्रिज में से मछली निकाल कर उसे तलने के बारे में सोच रहा था कि अचानक जेटी की तरफ से तैयारे के इंजनों के चलने की आवाज आई। मैंने पानी का नलका बंद कर दिया और कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। ये एयरफोर्स के उस तैयारे के इंजनों की आवाज थी जो यूरेनियम बॉक्स ले जाने के लिए रनवे पर कई रोज से मौजूद हमारी तरफ से ऑल क्लियर के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर नाथन रात को मुझे बता गया था कि आज दिन के 11 बजे तक पूरी चेकिंग के बाद तैयारे में यूरेनियम बॉक्स रखकर अहमदाबाद रवाना कर दिया जाएगा। कुछ देर तक इंजनों की आवाज आती रही, फिर ये आवाज जैसे दूर होने लगी। तैयारा रनवे की पट्टी पर परवाज करने के लिए दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की मगर दरख्तों की वजह से आसमान का मुख्तसर सा हिस्सा नजर आ रहा था। फिर ऐसी आवाज आई जैसे तैयारा रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा हो। उसके चंद लम्हों बाद ही आसमान पर तैयारे की आवाज गूंज उठी। तैयारा फजा में बुलंद हो गया था। मेरे कान उस आवाज पर ही लगे थे जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। फिर ये आवाज फजा में तहलील हो गई। यूरेनियम बॉक्स में भरी हुई मिट्टी अहमदाबाद की तरफ परवाज कर गई थी। इसका इंकशाफ भाभा एटमी सेंटर में दूसरे रोज होने वाला था। इस तखरीबकारी का इल्जाम मुझ पर नहीं आ सकता था क्योंकि यूरेनियम बॉक्स जिस हालत में रूस से आया था बज़ाहिर उसी हालत में कन्याकुमारी से अहमदाबाद भिजवा दिया गया था और तैयारे में कोई धमाका भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि मैंने अपनी ड्यूटी बअहसन तरीके से पूरी कर दी थी। यूरेनियम की जगह थैले में मिट्टी की मौजूदगी में हमारा कोई कसूर नहीं था। ये रूस में मौजूद अमरीकी एजेंटों की कारस्तानी भी हो सकती थी जिनका रूस में दायरा कार बेहद वसी था और जो भारत में रूस के असर नफूज और बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाने की फिक्र में रहते थे। मैं फ्राई पैन में मछली तलने की तैयारी कर रहा था कि मैंने किचन की खिड़की में से इंस्पेक्टर नाथन को क्वार्टर की तरफ आते देखा। वो अपनी वर्दी में था और तेज तेज कदमों से चलता आ रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया।
वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। वो दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, यूरेनियम बॉक्स चला गया ना? इंस्पेक्टर नाथन ने जेब से रुमाल निकाल कर माथे पर आया हुआ पसीना पोंछ कर कहा, उसी को तो रवाना करके तुम्हारे पास आया हूँ। 1 घंटे तक हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने तैयारे की चेकिंग की, लेकिन रात एक अजीब वाकया हो गया। मैंने अनजान बनते पूछा, क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर नाथन बोला, रात गोदाम में चोरी हो गई। सुबह 6 बजे हमारा गार्ड अपनी ड्यूटी पर गोदाम आया तो वहाँ रात की ड्यूटी वाला गार्ड अंगिया बेहोश पड़ा था। मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा, यूरेनियम बॉक्स तो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और सांस छोड़कर बोला, भगवान हमारे साथ है कैप्टन। चोर गोदाम से टिंग फूड और बिस्किट वगैरह चोरी करने आया था। जहाँ इस किस्म की चोरियां होती रहती हैं। मुझे इत्तला मिली तो मैं बौखला गया था। गोदाम में आते ही सबसे पहले नारियलों के ढेर की तरफ दौड़ा। थैंक गॉड यूरेनियम बॉक्स वहीं मौजूद था। चोर कुछ टिंग फूड के डिब्बे और बिस्किटों के पैकेट चुरा कर ले गया था। फिर वो नाक सुकेड़ कर बोला, तुम मछली तल रहे हो क्या? मगर मैं आज तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ कैप्टन। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। तुमने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस खुशी में मैं आज तुम्हें बिरयानी के साथ रसगुल्ले खिलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, और ये तो बताओ कि आप दोस्त कब जाने वाली है? इंस्पेक्टर नाथन ने फजा में दोनों बाजू बुलंद किए और खुशी के मूड में बोला, थैंक गॉड। वो तो मुंह अंधेरे ही खाड़ी से निकलकर अपने सफर पर रवाना हो गई थी। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे सिगरेट पेश करने के बाद अपना सिगरेट भी सुलगाया और बोला, मैंने कमांडर शिवाजी को तुम्हारे खदशात और तशवीश से आगाह कर दिया था, लेकिन वो पौंडीचेरी जाने पर ही मुसिर था। वहां से उसका इरादा कलकत्ते की जेटी की तरफ निकल जाने का है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कंधे उचकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर ये कमांडर की अपनी जिम्मेदारी होगी। वैसे उसे श्रीलंका के समंदर वाला बहरी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और पौंडीचेरी पर भी हमारी इत्तला के मुताबिक सिन्हाली तकरीबकारों का जोर है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल हमारे प्यारे देश भारत माता के दुश्मन तमिलनाडु में तमिललैंड के कयाम की खुफिया तहरीक चला रहे हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, लेकिन कमांडर शिवाजी मुझे जिद्दी आदमी मालूम होता है। वो अपने फैसले पर ही अड़ा रहा। खैर, हमें उसकी वेलफेयर की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे पौंडीचेरी में हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी ऐसी वैसी बात का खतरा नहीं है। मैंने फौरन कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे मेरा आइंदा प्रोग्राम पूछते हुए बताया कि उसने दिल्ली हेडक्वार्टर को आबदोज और यूरेनियम की खैरियत से निकल जाने की इत्तला कर दी है। मैंने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि मुझे आज ही दिल्ली से कोई पैगाम मिल जाएगा वापस आने का। हो सकता है कल या परसों मुझे जहां से कूच करना पड़े। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन मेहता भाई, तुम बहुत ज्यादा आओगे। मुझे हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महकमे में तुम जैसे लायक और नौजवान अफसर मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचकर मुझे खत लिखना न भूलना। फिर वो उठा और बोला, अभी तुम्हारा इस क्वार्टर में रहना ही मुनासिब है। वैसे अगर तुम चाहो तो कोट पतलून पहनकर कन्याकुमारी शहर की सैरोतफरी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जेटी और लेबर ऑफिस की तरफ आने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे कन्याकुमारी के पसपा नुमा शहर को देखने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। वैसे अब झोंपड़ी में नहीं जाऊंगा। जमीन पर सोते सोते मेरी कमर दर्द करने लगी है। इंस्पेक्टर नाथन ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, ये भी तुम्हारी सेवा थी भारत माता के लिए। मैंने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये कहकर मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। इंस्पेक्टर नाथन बाहर निकलते हुए बोला, मैं 1 बजे तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। वैसे अब तुम रात को क्वार्टर की बत्ती भी जला सकते हो। खतरा टल गया है। ऑल क्लियर का सायरन बज चुका है। और वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। मैं किचन में गया, मछली को फ्राई पैन से निकालकर प्लास्टिक की थैली में डाला और दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर कमरे में बरामदे में खुलने वाली खिड़की के करीब आराम कुर्सी पर बैठ गया और हिसाब लगाने लगा कि आबदोज में मेरे लगाए हुए बम्बों के फटने में कितनी देर बाकी रह गई है। एक झटका मुझे बराबर लगा हुआ था। कहीं ऐसा न हो कि कमांडर एक बार फिर आबदोज की चेकिंग शुरू कर दे। ऐसी सूरत में न सिर्फ ये एटमी आबदोज तबाही से बच जाती, बल्कि मैं भी किसी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता था। अगरचे ऐसी सूरत हाल का पैदा होना तरीने कयास नहीं था। एटमी आबदोज के भारतीय कमांडर शिवाजी को अब आबदोज की चेकिंग की जरूरत नहीं थी, जबकि उसे दिल्ली और मद्रास की हाई कमांड इंटेलिजेंस के 2 आला तरीन अफसर ऑल क्लियर का सर्टिफिकेट दे चुके थे। फिर भी शायद इंसानी कमजोरी के बायस मुझे इस इम्तिहान का डर लगा हुआ था और इस खौफ को उस लम्हे तक मेरे आसाब पर स्याह बादल की तरह रहना था जब तक आबदोज में धमाका नहीं हो जाता। पाकिस्तान में अपने बॉस को मुझे वायरलेस पैगाम देने की जरूरत नहीं थी। उन्हें इन दोनों हादसात का इल्म हो ही जाता। ताहम मैंने सोचा कि आज रात अगर बॉस को खबर कर ही दी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हो सकता है मुझे आइंदा के लिए लाया अमल दिया जाए। 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन खाना लेकर आ गया।
वो 2 बजे तक मेरे पास बैठा बातें करता रहा। अब तक दिल्ली हेडक्वार्टर से मेरे बारे में कोई इशू नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं दरवाजों को अंदर से बंद करके सो गया। रात पूरी नींद ना कर सका था। उस वक्त दोपहर को ऐसा बेसुध होकर सोया था कि जब आंख खुली तो शाम के साए नारियल के दरख्तों पर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गए थे। मैंने उठकर गुस्ल किया और चाय बनाकर पीने लगा। देखते देखते रात हो गई। खाना रात के लिए भी पड़ा था। मुझे उस तरफ से इत्मीनान था। मैंने अब कमरे की बत्ती रोशन कर रखी थी। सोने वाले कमरे और किचन की बत्तियां नहीं जलाई थी। मैं बाहर वाले पंखे के नीचे आराम कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए आबदोज के धमाके के बारे में सोच रहा था। टाइम बंक को कल दिन के 12 बजे फटना था। मेरे कानों में जैसे क्लॉक की टिक टिक गूंज रही थी और इसे कल दिन के 12 बजे तक गूंजते रहना था। फिर एक भयानक आवाज गूंजने वाली थी। मैं चौंक पड़ा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी थी। ये कौन होगा? शायद इंस्पेक्टर नाथन हो। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बरामदे में नाटे तद का ताला कलोटा सिन्हाली अमरीकी एजेंट सिंघू खुरा अपनी उल्लू जैसी जर्द आंखों से मेरी तरफ देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बोला, इधर से गुजर रहा था, बत्ती जलती देखी तो आ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसको अपने क्वार्टर के बरामदे में देखकर मेरा माथा ठनका। इस बदबख्त को तकरीबन यकीन हो चुका था कि मैं डबल एजेंट हूं और भारतीय सीआईडी के लिए भी काम करता हूं। इन झोंपड़ी की बजाय इस क्वार्टर में मेरी मौजूदगी और निस्बतन साफ सुथरे कपड़े इस बात की गमाजी भी कर रहे थे। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, आ जाओ सिंघू। अंदर आकर उसने सांस खींचा और बोला, तुम बढ़िया सिगरेट पी रहे थे वेंकटा। वो बीड़ी सुलगाकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैं भी अपने वतन लंका की खिदमत करता हूँ और यहाँ अपने अहम मिशन पर हूँ। तुम भी अपने वतन की सेवा करने यहाँ मिशन पर आए हो, लेकिन मैं न तो यहाँ आला क्वार्टर में रह सकता हूँ और ना मुझे बढ़िया सिगरेट नसीब है, लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। क्या बात है दोस्त? वो गहरी नजरों से झुक कर मेरी तरफ देख रहा था। तुम असल बात मुझे क्यों नहीं बता देते? मुझे तो वैसे भी पता चल गया है कि तुम इंडियन इंटेलिजेंस के लिए। मैंने तुर्श रवीज से कदरे ऊंची आवाज में कहा, खामोश सिंघू। वो एकदम से चुप हो गया। मुझे फौरन ही नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। ये शख्स मुझे सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे बड़ी हिकमत अमली के साथ उससे निमटना था। मैंने फौरन ही उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा, माफ करना सिंघू, मैंने जज्बाती हो गया था। अच्छा, अगर तुम्हें ये शक है तो फिर मैं तुमसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज बात को यहीं खत्म करके भूल जाओ। मक्कार सिंघू ने मुंह ऊपर उठाकर एक अजीब सा कहकहा लगाया। उस वक्त वो मुझे कोई खतरनाक जानवर लगा। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर दबाया और आंख मारकर कहा, मैं तुम्हारे लिए भी काम करने को तैयार हूँ। तुम मेरे पेशावर भाई हो। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें भी जो कहो देने को तैयार हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें एक बड़ा कीमती सिगार पिलाता हूँ। पियोगे तो खुश हो जाओगे। तुम किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लो। सिंघू बड़े मानी खेज और तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और किचन में चला गया। मैं बरामदे से निकलकर तेजी से झोंपड़ी में गया। बोरिया उठाकर नीचे से जहरीला सिगार उठाकर जेब में डाला और वापस अपने क्वार्टर में आ गया। चंद कदमों के फासले पर ही तो मेरी झोंपड़ी थी। क्वार्टर में आया तो सिन्हाली एजेंट सिंघू अपने लिए चाय बनाने के बाद बिरयानी प्याले में डालकर खा रहा था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, सिंघू दोस्त, तुम्हारा मुझ पर बड़ा हक है। भला मैं तुम्हें कैसे अंधेरे में रख सकता हूँ? सिंघू मेरी तरफ देखते हुए खाना खाते खाते रुक गया। तेज लहजे में बोला, मगर तुमने आज तक मुझे बेखबर रखा। तुम इंडिया के लिए भी पाकिस्तान की जासूसी करते हो और पाकिस्तान को इंडिया की इंफॉर्मेशन देते हो। तुम्हें मुझे हर माह इंडिया से मिलने वाली रकम में से 2000 रुपए अदा करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? सिन्हाली एजेंट खुलकर मेरे सामने आ गया था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जहरीला सिगार मेरे हाथ में था और मैं उसे अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मैंने कहा, सिंघू भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं तुमसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूँ? वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना था। मैं जहरीले सिगार को अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मेरी आंखें बरामदे में अपने सामने बैठे खतरनाक तरीन सिन्हाली एजेंट सिंघू पर जमी हुई थी, जो अब खाना खत्म कर चुका था। थोड़ी देर पहले उसने ये इंकशाफ करके मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी थी कि वो जानता है कि मैं डबल एजेंट हूँ और पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। इस चौंका देने वाले इंकशाफ ने मेरे कौमी मिशन को बुनियादों तक हिलाकर रख दिया था। ये मिशन मुझे बतौर कमांडो इसलिए कबूल करना पड़ा था कि हमसाया मुल्क ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया था और वो उसके टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब ही नहीं देख रहा था, बल्कि अमली तौर पर तकरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ था। उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से दिफाई माहिदा कर लिया था और एटमी धमाका भी कर चुका था। ये तमाम शवाहिद दुश्मन हमसाया मुल्क के नापाक अजाइम की निशानदही करते थे। चुनाचे कौमी बका और मुल्की इस्तेहकाम का तकाजा था कि मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दुश्मन की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी खुफिया सरगर्मियों पर निगाह रखूं और इस राह में अगर मेरी जान भी चली जाए तो अपने मिशन से हरगिज मुंह न फेरूं। चुनाचे ये हकीकत है कि मैं जान हथेली पर रखकर इस मिशन पर निकला था और उस वक्त दुश्मन के पेट में बैठा उसकी पाकिस्तान दुश्मन खुफिया कार्रवाइयों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन ने इतने साल गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया
और वो उसको ख़त्म करने के दर पे है। अगरचे उसे हर बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, मगर वो तकरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में लगा हुआ है। कभी अपने जंगी साजो सामान की तादाद से, कभी सूबाई मुनाफरत से वो हमारी सफ़ों में इंतशार फैलाने से बाज नहीं आता। ज़रूरत इस अमर की है कि दुश्मन की लाइन ऑफ एक्शन को पहचाना जाए और उससे होशियार रहा जाए। यही वो मिशन है जिसको लेकर मैं दुश्मन की खुफिया कमीनगाहों में उनके दरमियान जान हथेली पर लिए बैठा हूँ। ये हकीकत है कि भारत में मौत मेरी हमसफ़र थी। शायद ही कोई दिन गुजरा होगा कि जिस रोज़ वो मेरे करीब से होकर ना निकली हो, लेकिन मैं वतन परस्त कमांडो था। अगर मेरी 1,00,000 जानें भी होती तो मैं अपनी खुशी से अपने वतन पर कुर्बान कर देता, मगर अपनी एक जान के इवज़ में दुश्मन की 1,000 पाकिस्तानी दुश्मन अज़ाइम और मंसूबों को खाक में ज़रूर मिला दूंगा। यही मेरा मुक़द्दस मिशन है और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद।